हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था परमाणु के मूल कण यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इनकी खोज कैसे हुई थी, इन पे आवेश कितना होता है, इनका द्रव्यमान कितना है, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सब की खोज हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उस परमाणु में कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात परमाणु की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मिलकर परमाणु की विद्युत उदासीनता बनाए रखते हैं, तो किस तरीके से उसमें ये अरेंज होते हैं। इन्हीं सब चीजों को प्रस्तुत करने के लिए, इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए परमाणु मॉडल संकल्पना या परमाणु मॉडल की जो है कल्पना प्रस्तुत की गई। कई सारे वैज्ञानिक आए और सभी वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग, ठीक है, या यूं कहें कि पिछले जो मॉडल थे उसमें कुछ सुधार करते हुए अपने नए नए मॉडल प्रस्तुत किए। इसमें जो सबसे अच्छा मॉडल उस समय, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पहले उसके इतिहास को देखते हैं। तो आज कौन सा मॉडल चल रहा है, वहां तक आने से पहले किस प्रकार से शुरुआती दौर में जब परमाणु मॉडल पेश किया जाने लगा वैज्ञानिकों द्वारा, तो शुरुआती दौर में किस प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए उनको भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में सबसे सही परमाणु मॉडल उस समय के हिसाब से प्रस्तुत किया था वो था जे थॉमसन। तो सबसे पहला मॉडल आपको पढ़ना है थॉमसन का या जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, कि जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना क्या बताई थी, उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निहित होते हैं और परमाणु की संरचना कैसे होती है। इन्हीं सब चीजों को थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। बच्चों, ये जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक विद्युत उदासीन गोला है। परमाणु एक विद्युत उदासीन गोला है, ध्यान देंगे, विद्युत उदासीन, अर्थात जिसमें धनावेश और ऋणावेश समान रूप से वितरित होंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो जो गोला होगा वो पूर्ण रूप से धनावेश का बना होगा। ठीक है, जो गोला होगा वो पूर्ण रूप से धनावेश का बना होगा, और जो ऋणावेश, और ऋणावेश किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे, अर्थात जो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो उस धनावेशित गोले के बीच बीच में धंसा होगा। मुझे बात आ रही है। थॉमसन ने बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है और गोले के रूप में होता है, जिसकी त्रिज्या आप देखें यहाँ पे लिखा हो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। तो परमाणु एक धनावेशित गोला है और उस धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन बीच बीच में, यानी जो पूरा एटम है वो धनावेश का बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसके बीच बीच में धंसा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप लोगों ने तरबूज देखा है, वाटरमेलन, उसमें जो रेड वाला हिस्सा होता है तरबूज का, जिसको हम लोग खाते हैं, उसको यदि धनावेश मान लिया जाए तो बीच में जो उसके बीज धंसे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है या ऋणावेश है। यही कारण है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग का मतलब होता है जो खीर होता है, खीर मॉडल भी कह सकते हैं। जो खीर बनता है उसमें मुख्य पार्ट जो होता है वो दूध का होता है, और उस दूध में आप किशमिश, बादाम, चावल, इस तरह की चीजें जो डालते हैं, तो वो जो खीर हो गया उसमें जो किशमिश बादाम हम लोग बीच में डाल रहे हैं, ठीक है, उसी तरह से इनका मॉडल है कि जो खीर है वो धनावेश का पूरा गोला है और बीच में जो किशमिश बादाम हम लोग डाल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो इसीलिए इनके मॉडल को तरबूज मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, आइए कुछ इसकी मीनिंग लिखे और इसके डायग्राम को यहाँ पे देखते हैं। देखा है, परमाणु एक समान आवेशित गोला है। कैसा गोला है, एक समान आवेशित, अर्थात उसमें धनावेश और ऋणावेश सब समान मात्रा में मौजूद है, और जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर के आसपास है, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित होता है,
समान आवेशित मतलब कि धनावेश और ऋणावेश समान रूप में है, लेकिन उनका वितरण कैसे होता है? तो इसने बताया कि जो धनावेश है वो समान रूप से, यानी जो पूरा गोला है वो धनावेश का बना हुआ है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उससे अस्थाई स्थिर वैद्युत व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? अस्थाई स्थिर वैद्युत व्यवस्था, अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? उसकी उदासीनता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परमाणु की उदासीनता की बात कर रहे हैं। तो उसमें धनावेश समान रूप से, ठीक है, गोला जो है उसमें धनावेश समान रूप से वितरित है और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इस प्रकार स्थित होते हैं कि उसकी उदासीनता बनी रहे, अस्थाई स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाए। इस मॉडल को या यूं कह सकते हैं कि ऐसा होता है परमाणु। तो ये है परमाणु का, थॉमसन का परमाणु मॉडल या परमाणु मॉडल थॉमसन का, ठीक है। अब जरा इस डायग्राम को देखिए, ये आपका एक गोला हो गया, ठीक है, और ये जो पीला वाला जितना हिस्सा दिख रहा है ये पूरा हिस्सा क्या है? धनावेश है। पूरा हिस्सा क्या है? धनावेश। और बीच बीच में देख रहे हैं ये ट्रैप है, क्या ट्रैप है इसमें बीच बीच में? ये आपका है ऋणावेश, ठीक है, ऋणावेश, या इसको आप इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। और धनावेश किसके ऊपर होता है? प्रोटॉन। समझ में बात आ रही है? तो ये पूरा प्रोटॉन ऐसे फैला हुआ है, धनावेश फैला हुआ है और उसके बीच बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इस मॉडल को देखिए ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो तरबूज मॉडल कह रहे थे, ये तरबूज है, बीच का ये लाल वाला हिस्सा इसको लोग खाते हैं, ठीक है, और बीच बीच में देखिए इसके बीज ऐसे फंसे हुए हैं और ये बीज किसको बता रहे हैं? इसमें फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं, ऋणावेश को। ये इसमें का ऋणावेश हो जाएगा और ये जो रेड कलर है ये इसका धनावेश हो जाएगा। तो ये दोनों जो डायग्राम आपको बनाए किसको बता रहे हैं? थॉमसन के परमाणु मॉडल को बता रहे हैं। मैंने इसका अन्य नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, इन नामों से भी पूछ देता है। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, रेजिन पुडिंग मॉडल क्या होता है, अथवा तरबूज मॉडल क्या होता है। तो इन सब की जगह पे आप थॉमसन के परमाणु मॉडल को ही बताएं। तो आई होप आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, गोलाकार बॉल की तरह संरचना होती है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होती है। और चूंकि परमाणु उदासीन होता है तो परमाणु धनावेशित है और जो ऋणावेश है वो उस धनावेश के बीच बीच में फंसा हुआ है और इतना है उसमें ऋणावेश कि उसकी विद्युत उदासीनता बनी रहे। समझ में बात आ गई। और चूंकि ये संरचना तरबूज की तरह प्रतीत होती है इसलिए इसको तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। समझ में बात आई। 1898 के आसपास उन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया था, और 1898 के आसपास, और इनको 1906 में इस कई सारे इन्होंने काम किया था। उस समय इन्होंने फिजिक्स में भी गैसों में किस प्रकार से विद्युत चालन होता है उससे संबंधित बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे निष्कर्ष निकाले थे, ये मॉडल प्रस्तुत किया था एटम का। तो 1898 में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसके लिए इनको 1906 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो कभी कभी गाइड पूछ देता है कि जे थॉमसन जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1906 में मिला था। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और खास करके जब रेडियो एक्टिविटी की खोज हो गई तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिन एक्सपेरिमेंटों पे ये थॉमसन का जो परमाणु मॉडल ये खरा नहीं हुआ। समझे बात आ गई। इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया कि धनावेश सब एक समान रूप से फैला हुआ है, यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा था कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो भी समान रूप से फैला हुआ है। तो ये सारी जो बातें बताई थी, जब आगे रेडियो एक्टिविटी वगैरह की खोज हुई तो ये सारी बातें, ठीक है, कह सकते हैं गलत साबित हो गई, सिर्फ एक बात को छोड़ के कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। उन्होंने बताया था परमाणु विद्युत उदासीन होता है, वो चीज आज भी चल रही है, लेकिन बाकी सारी चीजें इनकी गलत साबित हो गई। और खास करके उसी समय एक प्रयोग चल रहा था रदरफोर्ड का,
अल्फा कणों का प्रकीर्णन या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कह सकते हैं चल रहा था, वही प्रयोग रेडियो एक्टिविटी संबंधित था, वही प्रयोग इनके मॉडल को पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि गलत साबित कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी वही है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जब रदरफोर्ड ने इनमें कमियां निकाली तो जाहिर सी बात है कि उनसे पूछा गया कि तो फिर बताइए आपके परमाणु का मॉडल कैसे है, तो उन्होंने एक अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला वो प्रयोग और रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का उसके हिसाब से प्रयोग के हिसाब से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर परमाणु मॉडल, इन चीजों को पढ़ते हैं। बच्चों, मैं भी बता रहा था कि रदरफोर्ड जो थे उस समय रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग कर रहे थे और इनके साथ अन्य साइंटिस्ट भी थे, इनके कह सकते हैं कि कई साथी थे। तो उन्होंने एक बार जब प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, उन्होंने किसी अक्रिय धातु जैसे सोना, ठीक है, उसकी एक पतली पन्नी ली, लगभग 0.0004 सेंटीमीटर मोटी कह सकते हैं, मतलब बहुत पतली पन्नी ली। और उस पन्नी के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वो सोने की पन्नी है तो इसका मतलब कि वो तत्व है, तत्व एटम से बना है। तो पन्नी मत समझिए, आप उसको समझिए कि वो एटम है, परमाणु है। और उस सोने की पतली पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों का बौछार करवाया। समझे बात आ रही है? और कुछ सेटअप ऐसे लगाया, ठीक है, कुछ सेटअप ऐसे लगाया कि ये यहाँ पे अल्फा कण कहाँ से निकलते हैं बच्चों, तो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हो उससे स्वतः भेदी किरणें निकलती हैं। वो अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा पदार्थ का चुनाव किया जिनसे अल्फा कण निकलता हो। और उस अल्फा कण को यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, इस प्रकार से एक पात्र लिए, उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया और रेडियो एक्टिव पदार्थ रखने के बाद यहाँ पे सोने की पन्नी लगा दी और सोने की पन्नी के चारों तरफ इन्होंने क्या कर दिया, सोने की पन्नी के चारों तरफ इन्होंने प्रतिदीप्तशील पर्दा लगा दिया। क्योंकि ये किरणें अदृश्य होती है, दिखाई तो नहीं देंगी, तो इनको देखने के लिए पीछे प्रतिदीप्तशील पर्दा लगा दिया गया। और उसमें जब चमक उत्पन्न होगी तो उस चमक के हिसाब से इनको पता चलेगा कि अल्फा कण निकल रही है तो किधर जा रही है, किधर नहीं जा रही है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा और इससे रेडिएशन शुरू होगा, क्योंकि ये क्रिया तो स्वयं होती है। मैंने भी बताया कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ उससे स्वतः भेदी किरणें अल्फा बीटा गामा निकलती हैं। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से या तो अल्फा निकलता है या तो बीटा निकलता है। तो इन्होंने ऐसे पदार्थ चुना जिससे अल्फा कण निकलता है और अल्फा कण, ठीक है, जिससे कि उसमें ज्ञात हो चुका था कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। ये ध्यान में रखिएगा, अल्फा कणों पे प्लस चार्ज होता है। समझे बात आ रही है? तो जब ये अल्फा कण निकले तो सोने की पन्नी पे जब ये पहुंचे, ठीक है, सोने की पन्नी पर जब ये पहुंचे तो इन्होंने देखा कि कुछ यहाँ पे चमक बन रहा है, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसी चीजें हुई, ठीक है। तो ये इन्होंने, इनके साथियों ने देखा कि उसमें से अल्फा जो कण निकल रहे हैं, ठीक है, किरणों के रूप में अल्फा किरणें कह सकते हैं जो निकल रही हैं, वो मैक्सिमम लगभग कह सकते हैं कि 99.9% जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल जा रहे थे। अब जरा थॉमसन का परमाणु मॉडल याद करिए। थॉमसन ने कहा था कि जो परमाणु होता है वो धनावेशित गोला होता है। अब बताइए, ये जो सोने की जो झिल्ली यहाँ पे पतली पन्नी लगी थी, ये भी तो एटम इसमें होंगे, सोने के एटम होंगे। और यदि थॉमसन के अनुसार यदि वो धनायनों से मिलकर बने, अर्थात धनावेशित गोला है और अल्फा कण पे भी धनावेश है, तब तो वो उसे टकरा के सीधे वापस चले आना चाहिए था। लेकिन देखा गया, उस समय बड़ी आश्चर्य की बात हुई थी कि देखा गया कि लगभग 99.9% अल्फा कण जो सीधे निकल जा रहे हैं। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ
कि यार ये थॉमसन ने बताया था कि परमाणु तो पूरा धनावेशित गोला है, और यदि वो पूरा धनावेश है तो इधर से भी धनावेशित कण जा रहा है तो टकरा के वापस आ जाना चाहिए। लेकिन देखा गया कि वो तो लगभग सारी उधर निकल जा रही है सीधे। समझ बात आ रही है। इससे इन्होंने ये बात रदरफोर्ड और सारे वैज्ञानिकों ने जब डिस्कस किया तो ये पाया कि परमाणु धनावेशित गोला नहीं होता है, बल्कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खोखला होता है, या यूं कहा जाए कि परमाणु में जो धनावेश है वो कहीं बीचों बीच में निहित होता है, न कि पूरा ऐसे फैला हुआ होता है जैसे थॉमसन ने बताया था। तो इस तरह का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या चीजें देखी पहले उसको हम लोग जानते हैं, फिर उसके हिसाब से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला फिर हम लोग उसको जानेंगे। समझ में बात आ रही है। इनके प्रयोग को यहाँ पे रेखीय डायग्राम के रूप में बनाया गया। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर ये अल्फा कण जो सीधे अल्फा किरण या कण कहिए उसी से बने सीधे निकल जा रहे हैं। इसमें से कुछ जो है यहाँ पे बीच में प्लस चार्ज है, जिसको बाद में नाभिक बताया जाएगा। तो प्लस चार्ज थॉमसन ने बताया था पूरा प्लस चार्ज फैला, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, प्लस चार्ज तो बीच में है। तभी कुछ अल्फा कण ऐसे जा रहे थे, कुछ ऐसे टर्म थे, छोटे कोण में मुड़ रहे थे, और उसमें से बहुत कम का मतलब 20,000 में से लगभग एक आध ऐसे कण थे किरणें की वैसे जाके सीधे 180 डिग्री पे वापस रिटर्न आ जा रहे थे। तो इन सब चीजों के हिसाब से उन्होंने निष्कर्ष निकाला। देखिए पहला उन्होंने प्रयोग में क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कणों के मार्ग में धातु की पन्नी से निकलते समय कोई विचलन नहीं होता है। वही जो 99.9% तो सीधे निकल गई ऐसे, ये गया और सीधे निकल गया। लेकिन यदि थॉमसन की तरह धनावेश सारे भरे होते तो ऐसा संभव नहीं होता। तो इन लोगों को इससे आश्चर्य हुआ। इसके बाद कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी से प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आते हैं। ये देखिए कुछ गए, और जब इनकी मुलाकात धनावेश वाले जगह से हुई तो या तो यहाँ से छोटे कोण में विचलित हुए या कुछ ऐसे सीधे वापस लौट गए। और दिया कि ऐसे कणों की संख्या जिनके मार्ग में विचलन हो जाता है बहुत कम होते हैं। अभी मैं बताया था 20,000 में से एक आध ऐसे कण थे जो सीधे जाने के बाद डायरेक्ट लड़ के वापस आ गए। तो अब इसके हिसाब से उन्होंने कई सारे निष्कर्ष निकाले, और वही निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। समझ में बात आ गई। थॉमसन का परमाणु मॉडल आपको समझ में आया होगा, उसके बाद ही ये प्रयोग आपको समझ में आएगा। अभी जो मैंने बताया है अल्फा कण पे ध्यान नहीं, प्लस चार्ज है, और थॉमसन ने बताया था कि पूरा सिस्टम प्लस चार्ज से भरा हुआ है। तो होना तो ऐसे से जितने अल्फा कण इधर से जा रहे हैं प्लस प्लस से, आपको पता है कि एक प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सारे वापस आ जाने चाहिए। लेकिन हुआ इसके उल्टा, सारे के सारे इधर से निकल गए, बहुत कम ही थे जो इधर से वापस आए। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो परमाणु में धन आवेश तो होता है, लेकिन बहुत कम हिस्से में होता है, बहुत छोटे से भाग में होता है, जहां से अल्फा कण टकरा के वापस, मैंने भी तो बताया 30,000 में से एक आध कण सिर्फ वापस आए उधर से। ठीक है, तो अब निष्कर्ष देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष या परमाणु मॉडल समझिए कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, रिक्त होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो कण थे क्या हो गए, सीधे परमाणु से आर पार चले गए। दूसरा है कि परमाणु का अधिकांश भाग धनावेशित एवं भारी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान, जहां से कुछ कण वापस लौट के आ गए, उसको कह रहा है कि धनावेशित एवं भारी कणों द्वारा। भारी कण क्यों होते? क्योंकि जो बच्चों अल्फा कण होता है ये खूब भारी होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के दुना इसका द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का जितना द्रव्यमान होता है उससे दुना द्रव्यमान इसका होता है। इसको हम लोग हीलियम का नाभिक भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है। समझ में बात आ रही है। तो उसमें से यदि 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो उसके नाभिक में क्या, तो वो जो हीलियम का नाभिक होता है उसको आप अल्फा कण बोल सकते हो, और उसमें 2 प्रोटॉन बचा, 2 न्यूट्रॉन बचा। तो इसका मतलब कि जब ये जाके इससे टकराया और टकरा के वापस आकर दैट मींस यहाँ कोई जो चीज है जो धनावेशित छोटा सा भाग है वो काफी हैवी है। समझ में बात आ रही है। और बाद में बताया गया कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसीलिए अल्फा कणों को ये क्या करते रहे थे, ये अल्फा कण धक्का दे रहा था उसको हटा देता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, अल्फा कण टकरा के वापस आ जा रहा था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। धनावेशित एवं भारी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत कम होता है, और जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो एक निष्कर्ष निकल गया कि
कि परमाणु में जो धनावेशित भाग होता है वो उसके अत्यंत सूक्ष्म भाग में निहित होता है और उसी को हम लोग कहते हैं नाभिक। तो बच्चों इस तरीके से परमाणु के नाभिक की खोज हुई। तो परीक्षा में यदि पूछे कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो उसमें भी आप रदरफोर्ड का ही नाम बताएंगे। यही कारण है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसने उस समय नाभिक की खोज कर दी थी। और नाभिक क्या है, परिभाषा क्या हुई नाभिक की, कि परमाणु का जो केंद्र में, ठीक है, परमाणु के केंद्र में स्थित या निहित अत्यंत सूक्ष्म भाग जिसमें परमाणु के सारे धनावेश निहित होते हैं, उसी को हम लोग परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई, थॉमसन ने कहा था कि पूरा धनावेश फैला होता है, इसने क्या कर दिया कि नहीं, धनावेश उसके नाभिक में होता है जो उसके बीचों बीच में केंद्र में होता है। इसके बाद प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, ये तो थॉमसन ने भी बताया था कि धनावेश और ऋणावेश बराबर परमाणु का असीम होता है। तो वो चीज इन्होंने भी कंटिन्यू की, इन्होंने बताया कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या धनावेश और ऋणावेश की संख्या एक समान होती है। इसके बाद इन्होंने कहा कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। कितना छोटा, आप देखिए यहाँ पे परमाणु की त्रिज्या थॉमसन में भी मैंने बताया 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या यहाँ पे लिखी है 10⁻⁻15 मीटर। तो इस नाभिक की जो त्रिज्या है वो एटम की यानी परमाणु की त्रिज्या से काफी कम है, लगभग 1,00,000 गुना छोटा होता है। नाभिक परमाणु से लगभग 1,00,000 गुना छोटा होता है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि यदि नाभिक को हम लोग क्रिकेट की बॉल माने और उस क्रिकेट की बॉल को लेकर क्रिकेट के स्टेडियम में बीच में रख दे, स्टेडियम क्रिकेट का भी गोल होता है, तो यदि बीच के बीचों बीच में लाकर उस बॉल को रख दे, उसको नाभिक माने, तो वो जो ग्राउंड होगा बच्चों वो चारों तरफ 5 किलोमीटर लंबा होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि नाभिक परमाणु से कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। कितना छोटा, 1,00,000 गुना छोटा होता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों बंद चक्रों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षाएं कहा जाता है। अर्थात नाभिक के चारों तरफ जो खोखला वाला भाग उसमें वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं और उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है। समझ में बात आ रही है, क्यों? क्योंकि जैसे सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह जैसे पृथ्वी वगैरह करते हैं, ठीक उसी प्रकार नाभिक को यदि सूर्य माने तो इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, इसको यदि सूर्य माने तो इलेक्ट्रॉन ग्रह के समान नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इसको सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से एक चीज और जान लीजिए कि कैसे इनको पता चला कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। प्रोटॉन कहाँ है, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बाहर कक्षाओं में। इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन हैवी होता है, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। आपको पता है कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, आकर्षण दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा नाभिक में, और जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाएगा परमाणु का अस्थायित्व तो समाप्त हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? तो इससे इन्होंने ये कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। यदि रुका रहेगा तो खींच जाएगा। और क्या करता है, देखिए इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से उत्पन्न अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, इनके तथा नाभिक के बीच आकर्षण बल को संतुलित करता है। इस पे पहले एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप क्या करें, एक छोटा सा पत्थर लेके उसमें धागा बांध के और उसको ऐसे जोर से घुमाइए, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो उस पत्थर को अपनी ओर खींच रहे हैं, धागे के द्वारा उसको अपनी ओर क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। लेकिन उस खींचने वाले बल का प्रयोग वो घूमने में कर रहा है, और वो तेजी से क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। सेम कंडीशन बच्चों यहाँ पर भी होता है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल काम करता है, उसको ये अपकेंद्री बल में कन्वर्ट कर देता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट कर देता है, और उसी बल को ये अपकेंद्री बल में कन्वर्ट करके और नाभिक के चारों ओर घूमता है। यही कारण है कि वो प्रोटॉन को अपने खींचने के बावजूद भी नाभिक में नहीं गिरता है। तो ये सारे कंक्लूजन
इस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने बताया था और अपने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था, जो काफी हिट भी रहा उस समय। इनके मॉडल को काफी मान्यता मिली, लेकिन फिर भी इनके भी मॉडल में बहुत सारी कमियां रह गई। जैसे इन्होंने परमाणु के अस्थायित्व को नहीं बता पाया, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। तो उन सब चीजों को हम नोट कर लेते हैं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को देख लेते हैं। चलिए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष या कमियां कह सकते हैं, परीक्षा में तो अलग से पूछता है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में क्या दोष थे, क्या कमियां थी। ठीक है, सबसे पहली कमी है कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु का अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता। परमाणु एक अस्थायी सिस्टम है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, इतना उन्होंने बताया था। लेकिन फिर बाद में वैज्ञानिक है मैक्सवेल, भौतिक वैज्ञानिक है, काफी इनका नाम है। इन्होंने एक सिद्धांत उस समय दिया था, काफी फेमस सिद्धांत, विद्युत गतिकी सिद्धांत। और इस सिद्धांत के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया था। देखिए, मैंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी गतिशील विद्युत आवेश को त्वरित किया जाता है, ठीक है, यदि वो गतिमान है तो नियमित गति से यदि वो घूम रहा है तो ऊर्जा का विकिरण करेगा, अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उससे क्या निष्कर्ष निकाला गया कि आप बताइए, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसी के आधार पर उसके मॉडल को सोलर सिस्टम नाम दिया गया था। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि ये बताइए, इलेक्ट्रॉन में भी तो माइनस चार्ज होता है। देखिए, कोई भी गतिशील विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन में भी माइनस चार्ज होता है, और जब उसको त्वरित किया जाएगा, अर्थात जब वो चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा होगा। समझ में बात आ रही है? चुंबकीय ऊर्जा का विकिरण उससे हो रहा होगा। तो ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे लगातार चक्कर लगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। और जैसे उसकी ऊर्जा कम होगी, उसकी जो कक्षा है वो छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो ऊर्जा उसकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, उसका घूमना बंद हो जाएगा और नाभिक में गिर जाएगा। और जब नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का अस्थायित्व समाप्त हो जाएगा। तो मैक्सवेल ने जो अपना विद्युत गतिकी सिद्धांत, इलेक्ट्रोडायनेमिक जो सिद्धांत दिया था, उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, क्योंकि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाता है, तो ये चक्कर लगाता है तो ऊर्जा को उत्सर्जन भी करता होगा, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी बताती है कि कोई भी आवेशित पार्टिकल चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का विकिरण करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो धीरे धीरे इसकी कक्षा छोटी होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो इस नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का अस्थायित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज है, पहला पॉइंट आप बताएंगे कि परमाणु का अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है, और इसको मैक्सवेल की विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर आप बताएंगे। ठीक है। दूसरा है, कक्षाओं में जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निश्चित नहीं कर पाए। किस कक्षा में कितनी कक्षाएं होती हैं, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सब की व्याख्या भी रदरफोर्ड का मॉडल नहीं कर पाया था। और एक लास्ट पॉइंट है कि परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब कोई भी प्रकाश किरणें जब किसी माध्यम से गुजरती हैं तो उनसे कई तरह की किरणें निकलती हैं। ठीक है, विबग्योर का नाम आपने सुना होगा। तो जो एक बैंड, जो रंग का वो पैटर्न बनाती हैं, ठीक है, उसको आप स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। तो परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, मतलब अलग अलग परमाणु से क्यों अलग अलग तरीके का स्पेक्ट्रम बन रहा है, समझ में बात आ रही है? किसी जैसे हाइड्रोजन गैस है या कोई अन्य गैस है, उससे जब प्रकाश को गुजार रहे हैं तो अलग अलग तरीके का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है। तो इन सब चीजों की व्याख्या भी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं कर पाया था। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो इन दोनों 3 पॉइंट्स को आप जरूर मेंशन कर देंगे। समझ में बात आ गई? अब इनके परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उसको एक बड़ा ही महान वैज्ञानिक कह सकते थे, नील्स बोर, केमिस्ट्री में बड़ा उनका नाम आता है, उन्होंने दूर किया। तो हम लोग अगला मॉडल पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।